रहेगा सोहर्स प्रोजेक्शन। नंबर सेकंड यानी कि उस नंबरिंग के हिसाब से तो कौन सा हो जाएगा ये? फिफ्थ ना। नंबर फिफ्थ पे हमारे सामने रहेगा सोहर्स प्रोजेक्शन। क्लियर? इसमें सोहर्स किसी केमिस्ट का नाम नहीं है। आपने कारपेंटर के पास एक टूल देखा होगा, क्लियर, जिससे वो इस प्रकार से लकड़ी को छीलता है। हाँ, तो वही आपका होता है सोहर्स। ठीक है, इसमें हमें कैसे बनाना है, हमें कन्वर्जन नहीं करने, हमें इसका जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने इथेन है। क्या है? इथेन। और इसका हमें सोहर्स प्रोजेक्शन जो है वो बनाना है। दिस इज इथेन। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। हमें बस सामने हो तो पहचान में आना चाहिए वेस्डेस है, ये सोहर्स है। क्लियर? बनाने के लिए तो कभी कहेगा ही नहीं, पर लिखा हो तो एटलीस्ट हमें मालूम होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, ये हमारे सामने है कार्बन नंबर 1, ये हमारे सामने है कार्बन नंबर 2। क्लियर? कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको इस प्रकार से तिरछी लाइन से दिखाया जाएगा। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसको कैसे दिखाया जाएगा? तिरछी लाइन से दिखाया जाएगा। स्लैंटेड अगर अपन बात करना चाहें तो लाइन हमारे सामने रहेगी। थोड़ी सी इसकी लेंथ भी ज्यादा रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो बॉन्ड लेंथ होता है वही होगा, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हल्का सा इसका लेंथ क्या रहेगा? ज्यादा। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो जो कार्बन नंबर 1 है उसको आप डॉट से या कई बार पॉइंट से दिखाना पड़ता है। अब आप देखो, इस कार्बन का एक बॉन्ड तो आपने बना दिया है, अब इस कार्बन पर 3 बॉन्ड और हैं, टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। तो कैसे बनाने हैं 3 बॉन्ड? आपको 3 लाइन बनानी है, 1 2 3, और इन लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कितने का होना चाहिए? 120। तो जब भी आप लाइंस बनाएंगे तो इस प्रकार से लाइंस बनानी है। लाइंस के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल शुड बी 120। आई एम नॉट सेइंग दिस इज बॉन्ड एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो यहां पर जो आपने ये लाइन बनाई है, एक वाई जैसा अल्फाबेट आपको बनाना है ना। तो यहां पर जो आपने वाई बनाया हुआ है वो कैसा है? सुल्टा है कि उल्टा है? तो मैं पहले आपको बता दूं, ये इंग्लिश का अल्फाबेट वाई होता है, तो ये तो सुल्टा बना हुआ है। और इसी को ही हम इस प्रकार से बना दे तो ये कैसा बना हुआ है? उल्टा। तो वाई जैसा आपको अल्फाबेट बनाना है। यहां पर इन किसी भी दो लाइंस के बीच में अगर आपसे एंगल पूछे, देन द एंगल इज 120 डिग्री। आई एम नॉट सेइंग इट इज बॉन्ड एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3। एक हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए। सिमिलरली कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 आपका कहां पर है? यहां पर। ठीक है, अब बताइए कार्बन नंबर 2 पर भी क्या बनानी है? वाई। तो आप एक जैसी वाई बना दीजिए। पहले देखो, दोनों वाई एक जैसी हैं कि अलग अलग है? ये वाली वाई सुलटी है या उल्टी है? और वो वाली वाई भी सुलटी है या उल्टी है? एक जैसी वाई है। तो यहां पर भी आप एच एच और एच लगा दीजिए। ये आपके सामने सोहर्स प्रोजेक्शन हो गया है। किसका? इथेन का। तो जब इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके आए तो आप समझ जाओ कौन सा प्रोजेक्शन है? सोहर्स प्रोजेक्शन। मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज भी इसके अंदर करवाऊंगा। इसका दूसरा तरीका भी है, कुछ इस प्रकार से ये लाइन हमने बना दी है। क्लियर? अब इस पर जो आपको वाई बनानी है, जरूरी नहीं है कि आप उल्टी बनाए, कैसे बना सकते हैं? सुलटी। सिमिलरली यहां पर भी जो आपको वाई बनानी है वो जरूरी नहीं आप उल्टी बनाए, क्या बना सकते हैं? सुलटी। तो बताइए, यहां पर तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन। यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन। इस पर कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3। 1 2 3। इस पर भी कितने हाइड्रोजन्स है पीछे वाले कार्बन पर? 3। तो 1 2 3। आगे बात समझ में? ये हमारे सामने। आप बताओ, दोनों वाई एक जैसी बनी है कि अलग अलग? एक जैसी। अगर दोनों वाई एक जैसी बनकर आती हैं तो जो सोहर्स में एक जैसी वाई बनाएंगे उसे हम कौन सी कंफर्मेशन बोलेंगे? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। सर मैं आपको याद दिला दूं, मुझे अभी तक कंफर्मेशन का मतलब भी नहीं पता है, और मुझे अभी एक्लिप्स्ड क्या होता है इसका भी मतलब नहीं पता है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। एक्लिप्स्ड का मतलब होता है बॉन्ड के पीछे बॉन्ड। जैसे इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के पीछे ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड।
इसी प्रकार से इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के पीछे ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वाले में अगर अपन बात करें तो इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के पीछे ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। आप जानते हैं जब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड, जैसे सोलर एक्लिप्स होता है। क्लियर? तो आप जानते हैं बीच में मून आ जाता है तो जितना पार्ट मून आता है उतना आपको सन दिखाई नहीं देता। एक्लिप्स का मतलब छुप जाना। तो जब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आए तो वो एक्लिप्स्ड होगा। इसमें भी आप देख सकते हो, इधर से अगर अपन बात करें इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड एग्जैक्टली, ठीक है। अगर अपन बात करें तो इस वाले बॉन्ड के पीछे ये वाला बॉन्ड एग्जैक्टली पीछे है ये। अभी थोड़ी देर बाद हम विजुलाइज भी करेंगे इन चीजों को। और इस वाले बॉन्ड के पीछे ये वाला बॉन्ड, तो ये कंफर्मेशन कौन सी कहलाएगी? एक्लिप्स्ड। मैं कंफर्मेशन वर्ड आपको समझाऊंगा। पहचानने का तरीका, एक्लिप्स कंफर्मेशन को 100 हर्ट्ज में दोनों वाई एक जैसी होनी। यहां भी वाई बताओ उल्टी, यहां भी वाई उल्टी, यहां वाई सुल्टी, तो वहां भी वाई सुल्टी, एक जैसी वाई है, एक्लिप्स्ड। क्लियर? इसको हम इस तरीके से भी बना सकते थे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो जो वाई हमने बनाई है, बताइए कैसी बना दी है? उल्टी। और यहां पर जो हम वाई बनाए वो कैसे बना दे? सुल्टी। तो एक वाई उल्टी और एक वाई सुल्टी, तो स्टैगर्ड होगा। तो क्या होगा? स्टैगर। बताइए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये लगा दिया। पीछे वाले कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3 कार्बन मतलब हाइड्रोजन है, ये लगा दिया। तो अभी तो ये वाली क्या बनाई थी हमने? उल्टी। और वो क्या बनाई थी? सुल्टी। तो हम इनको बदल भी सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले वाली वाई कैसी बना दी है? सुल्टी। और अगर अपन बात करना चाहें पीछे वाली जो वाई है वो कैसी बना दी है? उल्टी। दोनों ऑपोजिट होंगी तो स्टैगर्ड, दोनों सेम होंगी तो एक्लिप्स्ड। तो बताइए यहां पर कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3 हाइड्रोजन्स हैं। यहां पर भी 3 हाइड्रोजन्स आप लोगों के सामने हैं। तो दोनों वाई अगर एक जैसी बनी हुई हैं किसके अंदर? सहर्ष प्रोजेक्शन में, तो वो एक्लिप्स्ड कहलाएगा। और दोनों वाई अलग अलग हैं, एक सुल्टी और एक उल्टी, तो वो कौन सा कहलाएगा? स्टैगर्ड। बेटा ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, इसे हम कौन से कंफर्मेशन बोलेंगे? स्टैगर्ड कंफर्मेशन। लेकिन कई बार हम इनको नहीं जानते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ जाता है और हम सुलझ जाते हैं। तो एक बार यहां तक सुलझाइए, आगे बढ़ूंगा। प्रोजेक्शन को देखने से आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा प्रोजेक्शन है। मॉलिक्यूल को 3D में हम विजुलाइज भी करेंगे। बनाने के लिए शायद आपको ना कहे, लेकिन बना हुआ हो तो समझ में तो आना चाहिए। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। देखने से आपको पता चलना चाहिए वेस्डेस रिप्रेजेंटेशन है, देखने से आपको पता चलना चाहिए ये सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स इट। उसमें स्टैगर्ड और एक्लिप्स पहचान में आना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं स्टैगर्ड और एक्लिप्स में और क्लियरिटी ले आऊंगा। आयुपैक नेमिंग का मॉड्यूल डिस्कशन मेरी तरफ से डन है। स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट काउंटर पर आकर पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। पर याद रहे जब तक आप बच्चे अपना 100% नहीं देंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मॉड्यूल का आयुपैक नेमिंग का एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, एक एक क्वेश्चन बनना चाहिए। नहीं बन रहा है पूछो आके। और मैं आपको बार बार कह चुका हूं
पूछते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। शर्मिंदा मुझे होना चाहिए कि मैं आपको समझा नहीं पाया। तो ये मत सोचिएगा कि यार इसका इतना नाम सुना है, अनअकैडमी ऐसा इतना पैसा देता है, मैं इससे ऐसे सवाल करूंगा क्या? हाँ, आपने ही तो दिए हैं वो पैसे, अनअकैडमी अपने घर से थोड़ी देता है। सही बात है कि नहीं है? पर वो एक अलग बात है। अगर आप मान लो किसी के यहाँ से मोबाइल लेके आओ 10,000 रुपये खर्च करके, नहीं चले तो दुकान वाले के सिर पे चढ़ जाते हैं। लेकिन वही पैसे जब मास्टर के पास जाते तो हम कुछ नहीं कहते, पता नहीं होता ना, क्योंकि वो घर वालों की तरफ से गए। खुद के तो 100 रुपये भी खराब हो जाते हैं ना, तो बेचैनी हो जाती है। लेकिन वो फीस तो घर वालों ने भरी है, कोई बात नहीं, कई सालों से भर रहे हैं सर, यूज टू हो गए, अपने कोई खास फर्क, और घर वाले भी हो गए कि ये तो देना ही इतना अमाउंट, तो लिखिए हैं। सबका मुझे लेना देना नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, डरते हैं। ठीक है, ये बातें कहने के लिए सब्जेक्ट में डेप्थ होनी चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक तरीके से नहीं समझा पाया तो बच्चा पूछेगा तो दूसरे तरीके से समझा लूंगा। चलिए कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए। आप बताइए सबसे पहले, आपने सोहर्स प्रोजेक्शन के अंदर जो बच्चे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड था, ये क्या था? कार्बन कार्बन बॉन्ड। आप बताओ इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को कैसी लाइन से दिखाया है? तिरछी लाइन से। ठीक है, तो लिखिए इस पहला पॉइंट। इन सोहर्स प्रोजेक्शन, in Sohor's projection, carbon-carbon bond is represented by, in Sohor's projection, carbon-carbon bond is represented by slanted line. Slanted का मतलब समझते हो ना? बिल्कुल टेढ़ा, तिरछी, slanted line. Next, molecule is observed sideways. Molecule is observed sideways. Molecule is observed sideways. मतलब साइड से ऑब्जर्व किया जाता है, साइड वेज। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एट एन ऑब्लिक एंगल, मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व साइडवेज। ब्रैकेट में लिख सकते हो एट एन ऑब्लिक एंगल, एट एन ऑब्लिक एंगल। एक ऑब्लिक एंगल के ऊपर मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए बताते हैं सर, मॉडल्स दे दो मेरे। ठीक है, ये जो बॉन्ड की लेंथ होती है थोड़ी सी बड़ी दिखाई जाती है, क्लियर? आप इसको एग्जैक्ट से कंपेयर ना करें। आइए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है, हमने इसको लास्ट क्लास में अलग अलग तरीके से देखा था। आप देखना मॉलिक्यूल वही है, केवल और केवल देखने का तरीका बदल जाता है। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को अगर मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ऐसे यूं, तो ये मॉलिक्यूल आप बताओ आपको किस में दिखाई देगा? वेज एंड डैश। ध्यान से देखिए, अगर इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से दिखाया जाए तो ये आपको दिखाई देगा वेज एंड डैश। क्लियर? आप बताइए सॉलिड लाइन पर कौन कौन से एटम जुड़े हुए हैं? येलो, रेड। सॉलिड लाइन नाप से दूर होती है, नाप से नजदीक, मतलब जो बिल्कुल सामने बैठा उसकी बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट, वेज पर कौन है? ब्लू। और डैश पर कौन है? पर्पल। तो जब आप यहां से इस मॉलिक्यूल को देखते हो, यहां से क्लियर, आपके रेफरेंस में बात कर रहा हूं, तो आपको ये क्या दिखाई देगा? वेज। ये क्या दिखाई देगा? डैश। ये सॉलिड है। देखने का तरीका है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने इथेन की बात भी की थी, जैसे ये आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से। आप यहां पर खड़े हुए हो, देखने का जो तरीका है वो इस मॉलिक्यूल को कहां से देख रहे हो? यहां से। तो जब आप यहां से देख रहे हो, जैसे कि आप बैठे हो उसी एंगल से देखना है मॉलिक्यूल को। तो आप बताइए रेड वाले आपके लिए क्या हो गए? वेज। येलो वाले क्या हो गए? और बताइए ब्लू आपके लिए क्या है? दोनों सॉलिड लाइन। सही है कि नहीं है? तो अगर आप इसको मॉलिक्यूल को ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, यहां से,
नजदीक, मतलब जो बिल्कुल सामने बैठा उसकी बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट, वेज पर कौन है? ब्लू। और डैश पर कौन है? पर्पल। तो जब आप यहां से इस मॉलिक्यूल को देखते हो, यहां से क्लियर, आपके रेफरेंस में बात कर रहा हूं, तो आपको ये क्या दिखाई देगा? वेज। ये क्या दिखाई देगा? डैश। ये सॉलिड। देखने का तरीका है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने इथेन की बात भी की थी। जैसे ये आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से, आप यहां पर खड़े हुए हो, देखने का जो तरीका है वो इस मॉलिक्यूल को कहां से देख रहे हो? यहां से। तो जब आप यहां से देख रहे हो, जैसे कि आप बैठे हो उसी एंगल से देखना है मॉलिक्यूल को। तो आप बताइए, रेड वाले आपके लिए क्या हो गए? वेज। येलो वाले क्या हो गए? और बताइए, ब्लू आपके लिए क्या है? दोनों सॉलिड लाइन। सही है कि नहीं है? तो अगर आप इसको मॉलिक्यूल को ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, यहां से ऐसे, तो आप देखो रेड आपकी तरफ आ रहा है मतलब वेज, येलो आपसे दूर जा रहा है मतलब डैश। और जो बिल्कुल सामने बैठा है ना, उसको केवल रेड दिख रहा है, येलो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वेज के जस्ट पीछे क्या होता है? डैश। सामने से एक ही दिखाई देता है। ये कहां पर दिख रहे हैं? सॉलिड लाइन। इस कंफर्मेशन को देखकर बताओ, ये वेज डैश में स्टैगर्ड है या एक्लिप्स्ड है? स्टैगर्ड है या एक्लिप्स्ड है? कैसे पहचानते हैं वेज डैश में सॉलिड लाइन? बताओ, दोनों सॉलिड लाइन किधर हैं? सेम, सेम साइड है कि नहीं है? अगर वो सेम साइड हैं तो एक्लिप्स्ड है। अगर मैं इसी को ऐसे दिखाता तो अब बताओ, दोनों सॉलिड लाइन कहां पर है? ऑपोजिट साइड। एंड नाउ इट इज स्टैकर। सही बात है कि नहीं है? ये क्या है आपके लिए? वेज। ये क्या है? डैश। ये क्या है? वेज। ये क्या है? इस मॉलिक्यूल को जब आप ऐसे देख रहे हो तो ये आपको दिखाई दे रहा है वेज एंड डैश के अंदर। आइए, इसी मॉलिक्यूल को हम दूसरे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। सॉहर्स में इस मॉलिक्यूल को किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है? कहता है एक ओब्लिक एंगल पर देखा जाता है, मतलब एक साइड एंगल पर मॉलिक्यूल को ऐसे तिरछा रखा जाता है, ऐसे तिरछा। और जो देख रहे हैं, अब मैं अपने रेफरेंस में बात कर रहा हूं, आप भी अपने आप को यहां पर माने। क्लियर? तो बताइए, ये क्या है? एक ओब्लिक एंगल, साइड से। तो जब आप इस मॉलिक्यूल को यहां से देखोगे इस तरीके से, तो देखो आपको सामने इधर पहले जिस कार्बन को मैंने पकड़ा है उस पर क्या बनता हुआ दिखाई देगा? वाई। तो वही तो वाई बनाया हुआ आपने। इधर देखो, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें हाइड्रोजन, ये कौन सा हाइड्रोजन है जो यहां पर बाहर की साइड आ रहा है? वो ये हाइड्रोजन, ये रहा रेड वाला। एक हाइड्रोजन कहां जा रहा है? अंदर की साइड, ये रहा। और एक हाइड्रोजन कहां है? ऊपर की साइड, ये रहा। ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, पर मॉलिक्यूल इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एट एन ऑब्लिक एंगल। साइड से मॉलिक्यूल को देखा जाता है। आप बताइए, फ्रंट, ये जो कार्बन है इसको कई बार हम कौन सा कार्बन बोल देते हैं? फ्रंट। कौन सा कार्बन बोल देते हैं? ये वाला जो कार्बन आप लोगों के सामने है, कई बार बच्चे हम इसको बोल देते हैं फ्रंट कार्बन। क्या बोल देते हैं? फ्रंट कार्बन। और इस वाले को क्या बोल देते हैं? बैक कार्बन। इसको बैक कार्बन हम बोल देते हैं। अभी आप ध्यान से सुनना, लिख लेना बात। तो बताइए, क्या आपको फ्रंट कार्बन दिखाई दे रहा है? जी हाँ। और क्या फ्रंट कार्बन पर लगे हुए तीनों हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ। क्या आपको बैक कार्बन भी दिखाई दे रहा है? जी हाँ। क्या बैक कार्बन पर लगे हुए भी सारे एटम दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ। तो जब आप मॉलिक्यूल को ऐसे एक ओब्लिक एंगल पर ऑब्जर्व करते हो तो इसे हम कहते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। देखो, आप इसको ऐसे देख रहे हो राइट नाउ, फिर आप बोलोगे सर ये वाला दिखाओ, तो इसमें ऐसे देख रहे हो राइट नाउ। देखो, ये हाइड्रोजन कहाँ है? बाहर की साइड। ये हाइड्रोजन के अंदर कहाँ है? अंदर की साइड। और ये वाला ब्लू वाला मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। वाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सिमिलरली पीछे वाले पर देखो, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा येलो वाला, और ये रहा रेड वाला। इस प्रकार से। तो सर वो थोड़ा सा विजुलाइज कराओ, जैसे इसमें बात करना चाहें तो आप देखो, ये वाली वाई तो बिल्कुल सही बन रही है। ये हाइड्रोजन हाल फिलहाल इसके लिए कौन सा है? येलो वाला। जो मैंने पकड़ा है वो कौन सा है? ये रहा ब्लू वाला। और ये कौन सा है? रेड वाला। लेकिन वो नहीं मैच कर रहा ना, अब देखो मैच करेगा, गौर से देखो। ये कौन सा है बताओ? ब्लू वाला। जो बाहर आ रहा है वो कौन सा बताओ? और जो अंदर जा रहा है वो कौन सा है? येलो। अब आप ध्यान से समझिए, जब आप बात करते हैं स्टैगर्ड वर्सेस एक्लिप्स्ड, तो आप गौर से देखिए, जब एक्लिप्स्ड होता है तो गौर से देखो, ब्लू के पीछे, एक्लिप्स्ड में देखो ब्लू के पीछे, येलो के पीछे और रेड के पीछे। अगर आप वेज डैश में देख रहे हो तो भी एक्लिप्स्ड है कि नहीं है? और अगर आप सोहर्स में देख रहे हो तो भी क्या है? एक्लिप्स्ड। मतलब बॉन्ड के पीछे, बॉन्ड के पीछे तो एक्लिप्स्ड होता है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे ना दिखाकर ऐसे दिखाता, तो अब देखो ढंग से, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड के बीच में बॉन्ड है। अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो आपके रेड और येलो के बीच में कौन है? पीछे
ब्लू। बताओ आपके येलो और ब्लू के बीच में कौन है? और बताओ ब्लू और रेड के बीच में कौन है पीछे? येलो। तो जब बॉन्ड के बीच में बॉन्ड आ जाता है, मतलब सामने वाले कार्बन पर जो बॉन्ड है उनसे पीछे वाला जो कार्बन पर बने वो बॉन्ड है बिल्कुल बीच में। जैसे ये वाला बॉन्ड आप जानते हैं इन दोनों के बीच में, ये हाइड्रोजन बाहर के साइड है और वो हाइड्रोजन अंदर की साइड, और ये हाइड्रोजन बिल्कुल बीच में। तो जब बॉन्ड के बीच में बॉन्ड आता है तो हम उसे कहते हैं स्टैगर, और जब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आता है बिल्कुल एक दूसरे को छुपाते हुए तो हम उसे कहते हैं एक्लिप्स्ड। ये थोड़ी देर बाद आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो हल्का सा आपको विजुअलाइजेशन नजर आना चाहिए, किसका? सोहर्स का। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए बना हुआ है तो आप बोलोगे सोहर्स प्रोजेक्शन। क्या है? सोहर्स प्रोजेक्शन। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा, कुछ नोट अगर आप करना चाहें तो जल्दी से कर सकते हैं। बस दो ही बातें लिखी हैं, फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा रहेगा हमारे सामने? उसके हिसाब से नंबर 6 है कि 7 है? नंबर 6, एंड दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये हमारे सामने न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चे रहेगा, और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है चीजों को समझने में, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इसको बनाएं उससे पहले कुछ सर्टेन पॉइंट्स आप लिख दीजिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ब्रैकेट में आप पॉइंट भी लिख सकते हो, डॉट बोल दो या पॉइंट बोल दो। फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट और पॉइंट। बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय, बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय, बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बैक कार्बन को किससे दिखाएंगे? सर्कल से। फ्रंट कार्बन को किससे दिखाएंगे बताइए जल्दी से? बॉन्ड से, मतलब सॉरी पॉइंट से या डॉट से। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू बताऊंगा अभी व्यू का क्या लोचा है। इट इज फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। इट इज फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगला पॉइंट लिखेंगे, मॉलिक्यूल इज सीन, मॉलिक्यूल इज सीन देखा जाता है, मॉलिक्यूल इज सीन अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। मॉलिक्यूल इज सीन अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। आइए पहले फ्रंट व्यू, ये सब व्यू की बातें कर लेते हैं, ठीक है? ये रखा हुआ अच्छी बात है, फोन उठाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप पब्लिसिटी कर रहे हो, ठीक है? आइए अपने करंट टॉपिक से एक बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मान लो अपना टॉपिक का कोई लेने देना ही, मैं आपके सामने बॉक्स रख रहा हूं, क्लियर? इस बॉक्स को जब आप इधर से सामने से देख रहे हो, इधर से, तो आपके लिए ये क्या है? इसका फ्रंट व्यू। अगर इस मॉलिक्यूल को, इस बॉक्स को मैं आपके रेफरेंस से बात करूं, अपन इसको ऐसे देखते हैं और मैं बोलता हूं ऐसे देखते हुए इमेज बनाइए। प्रोजेक्शन का मतलब इमेज, ऐसे देखते हुए इमेज बनाइए, तो आप एक इस तरीके की इमेज बनाओगे कि सामने तो सर ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है? फिर मैं बोलता हूं ऐसे नहीं, इसको ऐसे देखा, ऐसे देखना है, तो आप बोलोगे सर ऐसे देखने पर जो इमेज बन रही है वो तो कुछ इस तरीके की बन रही है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं, ऊपर से देखो, टॉप से। ये आपके सामने यहां से देख रहे हो तो कौन सा है? फ्रंट व्यू। क्लियर? यहां से ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू, ऊपर से। तो ऊपर से तो आपको बस इतना सा छोटा सा बॉक्स बनता हुआ दिखाई, ये सारे इसी मॉलिक्यूल के व्यू हैं, अलग अलग जगह से देखने के। तो जैसे जब आप इसको 100 हॉर्स पर देख रहे थे तो एक ओब्लिक एंगल पर देख रहे थे ऐसे, तो ऐसे देखोगे तो देखो मेरे मेरे जगह पे खड़े होकर देखो, ये वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा है और ये वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बिल्कुल सामने से देखोगे तो आपको केवल ये फेस दिखाई देगा, ये वाला फेस दिखाई नहीं देगा। तो आपको मॉलिक्यूल को किसमें? न्यूमैन प्रोजेक्शन में कहां से ऑब्जर्व करना है? सामने से, एकदम मॉलिक्यूल के सामने खड़े होकर ऑब्जर्व करना है। तो पहले मैं आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद वो कैसे इमेजिन की गई है वो भी समझाऊंगा, क्योंकि मेन पॉइंट है कि हमें न्यूमैन बनाना आना चाहिए। आइए सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए हमारे सामने इथेन मॉलिक्यूल है। क्या है? इथेन मॉलिक्यूल।
सभी भाई ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। ये हमारे सामने है इथेन मॉलिक्यूल। जब भी किसी मॉलिक्यूल की आप न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप दो बातें डिसाइड करें कि मॉलिक्यूल को किस बॉन्ड के अक्रॉस देखना है, क्योंकि मॉलिक्यूल देखा जाता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के सामने से। तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम मॉलिक्यूल को इस बॉन्ड के अक्रॉस विजिबल मतलब विजुलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड के अक्रॉस देखना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। तो जो आपका ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, कार्बन नंबर 1, और ये रहेगा आपका कार्बन नंबर 2। तो एक कार्बन को मैं कौन सा कार्बन बोलूंगा? फ्रंट कार्बन। तो ये हमारे सामने रहेगा फ्रंट कार्बन। क्लियर? ये अपने मन से डिसाइड कर सकता हूं मैं। और दूसरे वाले को मैं क्या बोलूंगा? बैक कार्बन। 1 मिनट सर, ये फिक्स रहेगा या आप अपनी तरफ से डिसाइड कर रहे हो? अपनी तरफ से। आप इसको फ्रंट बोल सकते हो, उसको बैक बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहेगा बैक कार्बन। ठीक है, अब बनाइए इसमें। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है? फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट और डॉट। तो आपका जो फ्रंट कार्बन है वो कुछ इस प्रकार से पॉइंट या डॉट से बताया जाएगा। अब ये समझो डॉट नहीं कार्बन है, बोल दिया हमने। जैसे 9th-10th में आप कविताएं पढ़ते थे ना कि कवि के कहने का मतलब है, कवि किसी को कुछ भी कह सकता है। ठीक है, वो जो बता देगा कि इसका मतलब ये है तो हमें वही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कार्बन है। अब बताओ इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 1 2 3। तो वैसे ही जैसे सोहर्स में वाई बनाया था, इसमें भी क्या बनाएंगे? वाई। इस प्रकार से आप एक वाई बनाएंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर। इन लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा? 120, जो आपने सोहर्स में बनाया था। क्लियर? बताओ क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? सो दिस इज योर फ्रंट कार्बन। आप बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 3। 3 बॉन्ड आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। चौथा बॉन्ड किसके साथ है? कार्बन के साथ। तो जब आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो जिस बॉन्ड के अक्रॉस आप मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो बॉन्ड आपको कभी दिखाई नहीं देगा। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। द बैक कार्बन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल। ठीक है, अब आप बैक कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे। तो जब बैक कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे तो आप कुछ इस प्रकार से देखो, इस कार्बन पर आपको एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है। किसके साथ? ये है आपका फ्रंट कार्बन और ये है आपका बैक कार्बन। इन दोनों के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है ये आपको कभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये बॉन्ड है, आपको थोड़ी देर बाद विजुलाइज होगा। अभी आप समझते हुए चले। ठीक है, अब यहां पर भी आपको वाई बनानी है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से आपने वाई बनाई। बताओ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। टेक्निकली ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो CH बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड येलो वाला कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन। ये वाला ऑरेंज वाला भी जो कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन। ये एक बॉन्ड के जस्ट पीछे दूसरा है। लेकिन आप सोचिए अगर मैं उसके जस्ट पीछे दिखा देता तो दिखाई ही नहीं देता। लेकिन आपको देखने से पता चल रहा है दोनों वाई एक जैसी बनी हुई है कि अलग अलग? दोनों वाई कैसी बनी हुई है? एक जैसी। तो दोनों वाई एक जैसी बने तो आपका कंफर्मेशन एक्लिप्स्ड। आप ऐसा भी कर सकते थे, सर सुनो मेरी बात, ये मैंने कौन सा कार्बन बना दिया है? फ्रंट कार्बन। अब यहां पर मुझे क्या बनाना है? वाई। तो मैं इस प्रकार से बना दूंगा। बताओ फ्रंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 लगा दिए मैंने। सही बात है कि नहीं? अब बताइए ये आपका कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। एंड द बैक कार्बन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ठीक है, इसमें देखो यहां पर बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, यहां पर भी बॉन्ड के पीछे, और यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें बॉन्ड के पीछे बॉन्ड। अब बताओ ये जो है ये आपका कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन। और ये कौन सा है आपका? बैक कार्बन। अब बताओ डॉट और सर्कल के बीच में बॉन्ड है कि नहीं है? है, पर वो आपको कभी दिखाई नहीं देगा। ये मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि ये जो डॉट बनाया है ये डॉट नहीं है। ये आपका कौन सा कार्बन है? दिस इज योर फ्रंट कार्बन। बिल्कुल बेसिक समझेंगे। और ये बच्चे जो आपने सर्कल बनाया है ये रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि ये तो कौन सा कार्बन है? ये तो आपके सामने है बैक कार्बन। दोनों वाई को ठीक से ऑब्जर्व करो। इसमें भी दोनों वाई एक जैसी कैसी बनी हुई है? उल्टी। और इसमें भी दोनों वाई एक जैसी, इंग्लिश का अल्फाबेट वाई कैसा है? सुल्टी। तो अगर दोनों वाई एक जैसी बनती हैं तो बताओ हम कौन सा बोलते हैं? एक्लिप्स्ड। तो ये आप लोगों के सामने एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। कौन सा है? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन।
दिस इज एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। किसके अंदर? न्यूमैन प्रोजेक्शन। एक मिनट सर, मेरा सवाल आपसे है, मैं इसी को वापस दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए ये मैंने कौन सा कार्बन बना दिया है? फ्रंट। बताइए इस पर कितने हाइड्रोजन है? 3। 1 2 3। ये मैंने कौन सा कार्बन बना दिया है? बैक। क्लियर? अब देखो ध्यान से, अभी तक तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, जो येलो के जस्ट पीछे आपका ऑरेंज है, बिल्कुल पीछे है। ये तो मैंने दिखाने के लिए थोड़ा सा हटके दिखाया है, वरना एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे। अब दोबारा सोचो, इन दोनों व्हाइट लाइंस के बीच का एंगल कितना है? आई एम नॉट आस्किंग द बॉन्ड एंगल, आई एम आस्किंग द एंगल 120। तो इसका जो बैक कार्बन का जो बॉन्ड है बिल्कुल बीच में बनाओ, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल 120, तो बिल्कुल बीच में 60 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल 120, बिल्कुल बीच में 60 डिग्री। अब यहां पर हाइड्रोजन लगाओ। एक बार आप फ्रंट कार्बन पर वाई ऑब्जर्व करो। फ्रंट कार्बन पर वाई कैसी बनी हुई है? उल्टी। और बैक कार्बन पर सुल्टी। एक उल्टी और एक सुल्टी। ये स्टैगर है। ये क्या है? स्टैगर। एक मिनट सर, मैं तो फ्रंट कार्बन पर जो वाई बनाऊंगा वो सुल्टी बनाऊंगा। क्लियर? तो ये क्या है आपका? फ्रंट कार्बन। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने कौन सा है? बैक कार्बन। अब बिल्कुल वैसा ही बनाना है। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 120, बिल्कुल बीच में हाइड्रोजन लगा दो। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 120, बीच में हाइड्रोजन लगा दो। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 120, हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो फ्रंट कार्बन पर वाई कैसी बनी हुई है? सुल्टी। और बैक कार्बन पर उल्टी। एक सुल्टी और एक, अब देखो आपका जो ऑरेंज बॉन्ड है वो व्हाइट बॉन्ड्स के बिल्कुल बीच में बाइसेक्ट कर रहा है। दोनों व्हाइट के बिल्कुल, दोनों व्हाइट के बिल्कुल, अच्छा, जो व्हाइट बॉन्ड है वो बिल्कुल ऑरेंज के बीच में है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इसका मतलब जब बॉन्ड के बीच में बॉन्ड आ जाता है तो उसे स्टैगर्ड, और बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आ जाता है तो उसे एक्लिप्स्ड कहा जाता है। क्या आप इसको देखकर इतना बता सकते हो कि ये कौन सी कंफर्मेशन है? ये आपका, सॉरी, ये कौन सा है आपका? स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो सर देखने से पता चल रहा है ये हमारे सामने है स्टैगर्ड कंफर्मेशन। सर जी स्टैगर्ड का तो अब पता लगने लगा है, बॉन्ड के बीच में बॉन्ड तो स्टैगर्ड, और बॉन्ड के पीछे बॉन्ड तो आप एक्लिप्स बोलते हो। लेकिन कंफर्मेशन क्या है ये अभी भी क्लियर नहीं है। टाइम आने पर इसको भी बताया जाएगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ये किस प्रकार से बना है मैं आपको अभी सिखाऊंगा, आपको देखते ही तुरंत पता लग जाएगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों, ये बहुत ही बेसिक है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई, जितना जल्दी आप लिखोगे उतनी ज्यादा बातें मैं आपको बता पाऊंगा। सुलटा दिया है। इतना ध्यान रखना, फ्रंट कार्बन के बॉन्ड डॉट से ही शुरू करना, बैक कार्बन के बॉन्ड सर्कल से ही शुरू करना। कई बार हम कलाकारी कर देते हैं अलग लेवल की, अलग लेवल की कलाकारी बोले तो सर ऐसे सारे यहीं से निकाल देते हैं और ऐसे सर्कल बना देते हैं। सारे बॉन्ड कहां से जा रहे हैं? डॉट से।
तो फ्रंट कार्बन के जो बॉन्ड है वो कहां से शुरू होंगे बताओ? डॉट से। और जो बैक कार्बन के बॉन्ड है वो कहां से शुरू होंगे बताओ? सर्कल से। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो इसमें एकदम क्लियरिटी हमें होनी चाहिए। सारे एक ही जगह से नहीं बनाने हैं, सारे एक ही जगह से। फ्रंट के क्या कहां से? डॉट से, क्योंकि फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखाया गया है। एंड बैक कार्बन पर जो जुड़े हुए हैं वो कहां से? सर्कल से, क्योंकि बैक कार्बन को किससे दिखाया गया है? सर्कल से। एक लाइन और लिख दीजिए इसमें। इन न्यूमैन प्रोजेक्शन, इन न्यूमैन प्रोजेक्शन, इन न्यूमैन प्रोजेक्शन, इन न्यूमैन प्रोजेक्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन bond along which molecule is being observed, carbon carbon bond along which, in Newman projection, carbon carbon bond along which the molecule is being observed, carbon carbon bond along which the molecule is being observed, and in Newman projection क्या लिखा है मैंने? In Newman projection, carbon carbon bond along which the molecule is being observed is not visible, is not visible मतलब वो दिखाई नहीं देगा। is not visible, is not visible। क्या कहने का मतलब है, समझे? ये देखो, डॉट और सर्कल के बीच में जो बॉन्ड है वो आपको दिखेगा नहीं, डॉट और सर्कल के बीच में जो बॉन्ड है वो आपको दिखेगा नहीं। और अगला पॉइंट लिखो, बैक कार्बन इज ऑल्सो नॉट विजिबल, बैक कार्बन इज ऑल्सो नॉट विजिबल, बैक कार्बन इज ऑल्सो नॉट विजिबल। क्या फ्रंट कार्बन दिखाई देगा? हाँ। बैक कार्बन दिखाई नहीं देगा। जल्दी से नोट डाउन करके और आप यहां पर आएंगे और समझेंगे कि किस तरीके का मामला है। बैक कार्बन इज ऑल्सो नॉट विजिबल, लिख दिया है। आइए अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए। आप मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जैसे ये आपके सामने, तो एक बार इस मॉलिक्यूल को आप ऑब्जर्व करो कि मॉलिक्यूल आपके सामने रहा कैसे होगा। तो ये है ये मॉलिक्यूल, अगर अपन इसको ठीक तरीके से देखना चाहें, ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने है वो ये है, ऐसे। यहां से आप मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व, ऐसे बिल्कुल सामने से। फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू का मतलब आप इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। फॉर यू दिस कार्बन इज फ्रंट कार्बन एंड दिस कार्बन इज, तो बिल्कुल सामने। अपने आप को कहां इमेजिन करना है? जहां पर ये पेन है वहां पर इमेजिन करना है। जो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं उनको तो कुछ ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग वो एकदम सामने से मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। तो जो बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, अब वन बाय वन मैं जैसा बोलता जाऊं वैसे इमेजिन करते जाना है। देखिए स्टीरियो में क्या है कि मैं जैसा बोलूंगा वैसा आप इमेजिन कर रहे हो तो समझ में आता जाएगा, और बस ऐसे बैठे हुए हो और नहीं सोच रहे हो तो कुछ बात समझ में नहीं आएगी। समझ में आ जाए तो सबसे आसान पार्ट, इसको याद नहीं कर सकते आप। ध्यान से सुनिए, जो बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, क्या आपको ये फ्रंट कार्बन दिखाई दे रहा है? तो फ्रंट कार्बन आपको विजिबल होता है। क्या आपको बैक कार्बन दिखाई दे रहा है? जो बिल्कुल सामने है उनको सामने से केवल एक ब्लैक एटम दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीछे वाला एटम बिल्कुल इसके पीछे है। तो फ्रंट कार्बन इज विजिबल, बैक कार्बन इज नॉट विजिबल। पॉइंट वन क्लियर। पॉइंट टू, कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, ऐसे देखो, क्या ये बॉन्ड है व्हाइट वाला? लेकिन जो बिल्कुल सामने से देख रहा है, क्या उसको ये बॉन्ड विजिबल है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इस एटम के पीछे छुपा हुआ है। तो जिस बॉन्ड के अक्रॉस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हो बॉन्ड विजिबल, अभी लिखा है आपने, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट विजिबल अबाउट विच यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो बिल्कुल सामने बैठे हैं, बिल्कुल सामने, अगर वो देखेंगे तो उनको येलो एटम एक ही दिखाई देगा, क्योंकि दूसरा येलो उसके जस्ट पीछे है। तो देखो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड एक्लिप्स्ड। बिल्कुल सामने से जो देखेगा ब्लू एक ही एटम दिखाई देगा, क्योंकि दूसरा ब्लू उसके जस्ट पीछे है। और रेड भी कितना दिखाई देगा? एक, क्योंकि दूसरा रेड भी उसके पीछे है। तो अगर ऑनेस्टली हम बात करें, जो बच्चा बिल्कुल सामने से मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहा है उसको टोटल कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 4। फ्रंट कार्बन और फ्रंट कार्बन पर लगे हुए 3 हाइड्रोजन, पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आपके सामने ये वाला रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए हमने इस बॉन्ड को थोड़ा सा हटके दिखाया है।
वरना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बैक कार्बन पर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आपने वाई क्यों बनाया? आपने तो एक अल्फाबेट वाई जैसा बनाया है। आपने कहा है कि इन लाइंस के बीच में जो एंगल है ये कितने का है? 120 का। पर मैं भी जानता हूं इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा। तो सारे बॉन्ड सिग्मा तो कितना होगा? स्टेरिक नंबर 4। मतलब स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और बॉन्ड एंगल 109.5। लेकिन आप तो क्या लिख रहे हो? 120। मैंने 120 को बॉन्ड एंगल नहीं बोला है, मैंने 120 को बोला है एंगल बिटवीन द लाइंस। मैं बहुत क्लियर हूं अपने शब्दों को लेकर, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो सर मुझे ये बता दो कि ये वाई कैसे बन रहा है? आपने शायद नाम पर ध्यान नहीं दिया, लिखा हुआ है न्यूमैन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब इमेज, रियल मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल की क्या है? इमेज है। आइए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे दो पेन दे दीजिए बच्चे जिसमें कैप लगी हो। ये देखिए, आप समझिए स्टीरियो का बहुत सिंपल सा फंडा है। ये मेरे पास दो पेन है। राइट नाउ अगर मैं इन दोनों पेन्स को, आप खुद सोचना, राइट नाउ अगर मैं इन दोनों पेन्स जो है इनके बीच में एंगल कितने का रख लेता हूं? 120 ऐसे रखा हूं, ये इट इज 120। और मैं आपको कह रहा हूं कि इसकी इमेज लीजिए। क्या बनाइए? इमेज। अंधेरे कमरे में एकदम, ठीक है। आपने सामने से क्या डाला? लाइट। और पीछे पेपर पर इमेज बनाना है। आप बताओ इमेज कैसे बनेगी? इमेज कैसे बनेगी? इमेज कैसे बनेगी? स्टेट। सो 120 इज द एंगल, बॉन्ड एंगल। लेकिन जब 120 की इमेज बनाई तो कितना बनता हुआ दिख रहा है? 180। तो 180 इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये रियल एंगल नहीं है। जैसे और समझाता हूं, मान लीजिए ये मेरे दोनों हाथ ऐसे। अब आप इसको 3D में ऑब्जर्व करो, स्पेस में। क्या ये दोनों हाथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नो। लेकिन मैं आपको बोलूं इसकी इमेज बनाओ, तो इमेज में ये कट करते हुए दिखेंगे। तो रियलिटी में तो कोई कट कर ही, तो जो आप बना रहे हो वो इमेज है, प्रोजेक्शन। क्या है? इमेज। एक 3D के मॉलिक्यूल की 2D में इमेज आप बना रहे हो। तो फिर वाई वाला लोचा तो समझ में नहीं आ रहा है, समझाऊंगा मैं। इधर देखो ध्यान से, ये आपका जो कार्बन है कैसा है? बीच वाला sp3। राइट नाउ किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है? 109.5। 109 सबके बीच में कहीं भी देख लो। लेकिन आप ऐसे देखो, इस प्रकार से आपको मॉलिक्यूल दिखाया गया है। अभी भी बताओ एंगल कितना है? 109.5। अभी भी एंगल कितना है? 109 लेकिन जब आप इसकी क्या बनाओगे? इमेज, तो इमेज आपको वाई बनती हुई दिखाई देगी। तो जो एंगल 109.5 का था, इमेज में कितने का दिखेगा? 120। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग दिस इज बॉन्ड एंगल, आई एम सेइंग एंगल बिटवीन द लाइंस। एंड व्हेन यू विल स्टडी एनसीईआरटी इट इज क्लियरली मेंशन एंगल बिटवीन द लाइंस इज 120, बॉन्ड एंगल 120 नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? तो देखो जब आप इसको सामने से देखोगे, यहां से लाइट डालोगे, तो ये तीनों ऐसे सीधी हो जाएंगी प्लेन। क्या है? इमेज। एक 3D के मॉलिक्यूल की 2D में इमेज आप बना रहे हो। तो फिर वाई वाला लोचा तो समझ में नहीं आ रहा है, समझाऊंगा मैं। इधर देखो ध्यान से, ये आपका जो कार्बन है कैसा है? बीच वाला sp3। राइट नाउ किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है? 109.5। 109 सबके बीच में कहीं भी देख लो। लेकिन आप ऐसे देखो, इस प्रकार से आपको मॉलिक्यूल दिखाया गया है। अभी भी बताओ एंगल कितना है? 109.5। अभी भी एंगल कितना है? 109 लेकिन जब आप इसकी क्या बनाओगे? इमेज, तो इमेज आपको वाई बनती हुई दिखाई देगी। तो जो एंगल 109.5 का था, इमेज में कितने का दिखेगा? 120। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग दिस इज बॉन्ड एंगल, आई एम सेइंग एंगल बिटवीन द लाइंस। एंड व्हेन यू विल स्टडी एनसीईआरटी इट इज क्लियरली मेंशन एंगल बिटवीन द लाइंस इज 120, बॉन्ड एंगल 120 नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? तो देखो जब आप इसको सामने से देखोगे, यहां से लाइट डालोगे, तो ये तीनों ऐसे सीधी हो जाएंगी प्लेन के अंदर, और वही वाई आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने मॉलिक्यूल को अभी एक ही तरीके से ऑब्जर्व किया है। दूसरे तरीके से सर ये वाला भी ऑब्जर्व करवाओ। तो देखो इसमें वाई बना हुआ है सुल्टा, तो ये लो इस प्रकार से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये लो ऐसे। ये देखो ये यही है आप लोगों के सामने। अगर इस मॉलिक्यूल को इस प्रकार से रख दिया जाए तो ये रहा आपके सामने। गौर से देखिए, ये फ्रंट कार्बन पर हाइड्रोजन, ये फ्रंट कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन। अगर कोई सामने से यहां से दिख रहा है, ओनली फ्रंट कार्बन विल बी विजिबल, बैक कार्बन विल नॉट बी विजिबल, क्योंकि फ्रंट के पीछे छुपा हुआ है। कार्बन कार्बन बॉन्ड विल नॉट बी
विजिबल। इवन बैक कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन भी नहीं दिखाई देंगे। तो सामने से देखने पर केवल आपको फ्रंट कार्बन दिखे और फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखे और आपकी वाई दोनों एक जैसी बन रही है, गौर से देखो, सामने वाले पर भी और पीछे वाले पर भी, तो एक्लिप्स्ड है। सर थोड़ा सा ये वाला विजुलाइज करवाइए। आप बताइए फ्रंट कार्बन पर वाई कैसे बनी हुई है? उल्टी। तो फ्रंट कार्बन पर जो वाई आपने बनाई हुई है वो बनी हुई है उल्टी, और पीछे वाले पर क्या बनी हुई है? सुल्टी। तो ये मॉलिक्यूल आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करो। व्हाइट वाले देखो, ये रहा आपका CH बॉन्ड ऊपर की तरफ, ये रहा दूसरा CH बॉन्ड, और ये रहा तीसरा CH बॉन्ड। पक्का? तो ये अगर मैं हटा दूं और आप इसकी इमेज बनाओ तो देखो यही वाई बनी हुई है, ये बनी हुई व्हाइट वाली। क्लियर? अब बैक वाले पर अगर अपन बात करना चाहें तो बैक वाले को गौर से ऑब्जर्व करो। बैक वाले पर जो वाई है वो कुछ इस प्रकार की है। ये देखो, अगर मैं इसको हटा लूं तो ये बैक वाले पर वाई है, ये देखो गौर से, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड। इसकी इमेज कैसे बनेगी? सुल्टी वाई। तो अगर आपके सामने इस प्रकार से है, एक कैसा है वाई आपका? उल्टा, और एक कैसा है? तो वो होता है स्टैगर्ड। अगर आप गौर से देखोगे तो ऑब्जर्व कर पाओगे। देखो, आप सामने वाले पर ध्यान से देखिए, अगर ब्लू और रेड को देखोगे तो पीछे वाला बॉन्ड बिल्कुल बीच में आ रहा है। इधर देखो, ब्लू एंड येलो को देखो, पीछे वाला बॉन्ड बिल्कुल, इधर देखो, आपके येलो और रेड के बीच में पीछे एक बॉन्ड है। तो जब बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड आ जाता है तो स्टैगर्ड, और बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आ जाता है तो एक्लिप्स्ड। और ध्यान से समझिए, आप बताइए स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में आपको कितने एटम्स दिखेंगे सामने से? इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन फ्रंट कार्बन इज विजिबल और नॉट? बैक कार्बन इज विजिबल और नॉट? नो, बैक कार्बन अभी भी नहीं दिखेगा, चाहे स्टैगर्ड हो चाहे एक्लिप्स्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज विजिबल और नॉट? नॉट विजिबल। बिल्कुल सामने से जो देखेगा उसके लिए विजिबल नहीं है। तो आप टीवी में देखते रहो, आपके लिए सामने हो जाएगा। ठीक है? आप बताइए, क्या बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर विजिबल और नॉट? दिस रेड एटम इज विजिबल और नॉट? दिस ब्लू एटम इज विजिबल और नॉट? येलो एटम इज विजिबल और नॉट? तो बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो दिख रहे हैं, जो किस में नहीं दिख रहे थे? एक्लिप्स्ड में नहीं दिख रहे थे। सर एक बार बताओ, येलो एक्लिप्स्ड अब आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन स्टैगर्ड में बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखते हैं। तो ये मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने का तरीका था किसका? आपके न्यूमैन का। सो दिस इज योर न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब आप ये मत समझना अगर किसी मॉलिक्यूल को न्यूमैन में लिख दिया गया है तो स्टीरियो की बातें हो रही हैं। ये तो मॉलिक्यूल को एक लिखने का तरीका है। जैसे आपने मॉलिक्यूल को किस में लिखा था? वेज एंड डैश, सॉलिड लाइन, तो ये लिखने का तरीका है। आपको ये दिखते ही बच्चे से पूछता है बताओ इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है? अरे ये तो न्यूमैन है, स्टीरियो टिक करके आ जाते। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, बेवकूफी है। क्या ये पॉइंट आपको सभी समझ में आई? अगर आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन को सही से विजुलाइज किया होगा ना तो आप मेरे अगले सवाल का जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। रह गया था कुछ? अच्छा, पेन। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। आपको गिवन कंपाउंड का क्या लिखना है? आईयूपैक नेम। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। कीजिए ट्राई। अब जिसको न्यूमैन नहीं चमका है वो नाम नहीं लिख सकता इसका। Write the IUPAC name of the given compound. Point represents front carbon, circle represents back carbon. तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए दूसरे वाले फॉर्मूले में जहां से ये बनकर आया था। यहीं से बनाने की कोशिश करोगे तो कई बार आपसे गलती हो सकती है, लेकिन आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कंप्लीट कर लीजिए, तो कन्वर्ट कर लीजिए, तो कंप्लीट में या बॉन्ड लाइन में 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सुलटा दिया है क्या? पक्का? आइए इधर ध्यान दीजिए सभी।
आप बताओ ये कौन है? कार्बन। तो ये बना दूं मैं कार्बन। आप बताओ इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक CHO। आप कहीं जोड़ दो CHO को, उससे कोई फर्क पड़ने वाला? मान लो मैंने CHO ऊपर लिखा, तूने नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बताओ कौन जुड़ा हुआ है इस पर? H। तो ये मैंने जोड़ दिया है, ये मैंने जोड़ दिया है H। और कौन जुड़ा हुआ है बताओ इसके ऊपर? CH3। तो ये फ्रंट कार्बन पर जो जुड़े हुए, तो डन। आप बताओ सर्कल से किसको लिखते हो? बताओ बैक कार्बन। तो ये बैक कार्बन है। बताओ न्यूमेन में डॉट और सर्कल के बीच में बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? होता है, बट वो विजिबल नहीं है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है जो दिख नहीं रहा न्यूमेन प्रोजेक्शन। अब बताइए बैक कार्बन पर क्या क्या लगे हुए हैं? बैक कार्बन पर अगर आप गौर से देखोगे तो क्या लगा हुआ है बताओ? एक कौन है? हाइड्रोजन, ये रहा देखो। एक और कौन है? हाइड्रोजन, ये रहा देखो। और एक कौन है? इथाइल। तो ये बना दिया मैंने। आप सोचो, अब इसका आईयूपैक नेम नहीं लिख सकते आप? तो बहुत आसानी से, दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो बताइए नाम क्या लिखा जाएगा इसमें? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 पोजीशन पर अल। तो जिसको न्यूमेन समझ में आया है ना, वही यहां से यहां पाएगा। जिसको न्यूमेन समझ में नहीं आया, वो यहां से यहां नहीं आ पाएगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन लिखिए। तो न्यूमेन में बना दिया है, इसका मतलब ये मत समझो कि स्टीरियो ही है, वो तो लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है मोलिक्यूल की। इसमें एक नहीं बनेगा, आपके पास फ्रंट और बैक कार्बन होने चाहिए, तभी आप न्यूमेन में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, गिव द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। गिव द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। गिव द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहां पर है CH3, यहां पर है CH3, यहां पर है H। नेक्स्ट, इस प्रकार से है। यहां पर हमारे सामने है CH2, यहां पर है CH3, यहां पर है H, यहां पर है H। एंड इसमें और इसमें रिलेशन बताना है। यहां पर आप लोगों के सामने है CH3, यहां पर है H, यहां पर है H। इधर अगर अपन बात करना चाहें, CH2, CH2, CH3, यहां पर H है, यहां पर H है। यू हैव टू टेल मी द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। अब जब ऐसे रिलेशन पूछता है ना, तो सीधा ही आपको ऑप्शन में देता है स्टीरियो आइसोमर्स, और बच्चा बोलता अरे हाँ स्टीरियो में तो पढ़ाया था न्यूमेन हॉर्स, कितना आसान है। तो ये तो लिखने का जस्ट एक तरीका है मेरे भाई। हमेशा ध्यान रखिए, फ्रंट कार्बन के बॉन्ड डॉट से ही शुरू करेंगे, बैक कार्बन के बॉन्ड सर्कल से ही शुरू करेंगे। और कोई ऐसी वैसी बातें आप ना करने लग जाएं दोस्तों, कहीं सुलट ना जाएं आप। सुलटा दिया है पक्का? चलिए बताइए, इधर वाले को सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हो? बताओ ये डॉट क्या है आपका? फ्रंट कार्बन, येलो से जो है फ्रंट कार्बन। अब बताओ येलो पर कौन कौन जुड़ा हुआ है? येलो पर एक कौन जुड़ा हुआ है? CH3। अब देखो इस बार मैंने CH3 को इधर लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर एक CH3 इधर है, एक इधर है, आप इसको इधर लिखो उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ दूसरा भी कौन है इसके ऊपर? CH3। और एक कौन है? H। अब बताइए बैक कार्बन को किससे लिखा गया है आपके? ये रहा बैक कार्बन। फ्रंट और बैक के बीच में बॉन्ड है जो कि विजिबल नहीं। अब बताइए बैक कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन जुड़े और एक इथाइल ग्रुप। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और एक क्या रहा? इथाइल ग्रुप। तो इनफैक्ट ये कंपाउंड है, पहचानना आसान रहेगा। उधर वाले पर बात कीजिए। बताओ फ्रंट कार्बन पर क्या लगे हुए हैं? फ्रंट कार्बन पर एक मिथाइल, और दोस्तों 2 क्या है? हाइड्रोजन। बताइए बैक कार्बन पर क्या लगे हुए हैं? 2 हाइड्रोजन, और एक कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? प्रोपाइल ग्रुप। कैन यू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स? पहले चेक करो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है कि नहीं है? सेम है। इसमें जब आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये आएगी आपकी पेरेंट कार्बन चेन। आप हो सकता है नीचे से इधर चले जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसमें जब आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये आएगी आपकी पेरेंट कार्बन चेन। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन आए? इसमें 5, और उसमें कितने आए? 6। तो ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स।
तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा चेन आइसोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आए? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से हमें डील करना आना चाहिए। न्यूमैन में लिख दिया है, सॉहर्स में लिख दिया है, तो बाय डिफॉल्ट स्टीरियो नहीं मान लेना है। स्टीरियो कैसे होंगे वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये तो मॉलिक्यूल को एक लिखने का तरीका है। इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखा गया है, इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखा गया है। अब आप समझिए इसका क्या होगा कि जिस बच्चे को न्यूमैन ठीक से नहीं आता होगा वो यहां तक आए ही साफ कर जाएगा एग्जामिनर उसको। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे सामने कौन से नंबर वाला था रिप्रेजेंटेशन? 6 नंबर वाला। नेक्स्ट 7 नंबर एंड दैट विल बी फिशर प्रोजेक्शन। अब वर्ड क्लियर हुआ? प्रोजेक्शन का मतलब इमेज, प्रोजेक्शन का मतलब इमेज। क्या दोस्तों आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नंबर 7 पर हमारे सामने रहने वाला है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन आपने अगर इसको नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं पता कि आपने बायोमोलिक्यूल जैसा चैप्टर कैसे पढ़ लिया, बायोमोलिक्यूल जैसा चैप्टर कैसे पढ़ लिया, क्योंकि पूरे बायोमोलिक्यूल में इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। एमिल फिशर ने इसको दिया था, फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये भी मॉलिक्यूल को 2D में दिखाने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनिए, हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते कैसे हैं? हम फिशर प्रोजेक्शन में एक तो क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल लाइन एक ही रहती है फिशर में। वर्टिकल लाइन कितनी रहती है? एक। हॉरिजॉन्टल लाइन एक भी हो सकती है और एक से। ऐसे वाला जब आपके सामने कभी बना हुआ दिखे तो दोस्तों आप समझ जाना इसे हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। जहां पर भी दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, जहां पर भी दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं दोस्तों, वहां पर कौन है? कार्बन। बाय डिफॉल्ट आपका मानना है कार्बन एटम्स वहां पर आपके सामने प्रेजेंट। अभी मुझे समझाने दो, ये सारे किसको बता रहे हैं? कार्बन एटम। क्लियर? ये वाली जो आपकी लाइन है इसको कौन सी लाइन बोलते हैं बताओ? इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। उम्मीद करता हूं तो सभी को ही पता होगा। ये जो आपके सामने ये वाली लाइन, इस लाइन को बताओ कौन सी लाइन बोलते हैं बेटा? वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो आपके फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन कितनी होती है? एक। हॉरिजॉन्टल लाइन एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। नॉर्मली ऐसी बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आइए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से बना हुआ है कुछ ऐसे, ये तो आप बताओ इसमें अगर हम देखें गौर से तो ये कौन सी लाइन है दोस्त? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमारे सामने है, दिस इज वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन आपकी हमेशा होती है टुवर्ड्स द सॉरी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। हमेशा आपको मिलेगी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप बोलोगे कि सर इसमें तो कद्दू को चमक ही नहीं रहा है। मैं चमकाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी कौन सी लाइन है बताइए? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारे सामने रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पर होती है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कहां पर होती है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की तरफ होती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आप बोलोगे सर सच पूछो, कुछ भी नहीं चमका है। अभी आपको चमकाया जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है? आपका प्रोजेक्शन है, ये रियल मॉलिक्यूल नहीं है। तो पहले एक बार आप यहां तक नोट डाउन कर दें, फिर अपन समझेंगे। अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया गया है। ये जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है ये सबसे बेसिक है। वर्टिकल लाइन नॉर्मली एक होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर?
वर्टिकल लाइन जो आपकी होती है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होती है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होती है। एकदम आसान है, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन आपके स्टीरियो के देखने के नजरिए हैं वो बदल जाते हैं। स्टीरियो वो पार्ट है जहां पर मास्टर कहता तो है कि बहुत अच्छे से आता है मेरे को, लेकिन उसका भी हाथ बहुत ज्यादा तंग है। ठीक से क्वेश्चन अगर उसने पूछा तो साफ मिलेंगे स्टीरियो के अंदर। सुलटा दिया है पक्का। आइए अब हम ऑब्जर्व करते हैं फिशर प्रोजेक्शन को। देखिए आप पहले ये समझ जाइए, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब इमेज। तो मतलब मॉलिक्यूल को कैसी तरीके से देखा गया होगा और फिर उसकी क्या ली गई होगी, इमेज। जैसे अगर आप मॉलिक्यूल को एक ओब्लिक एंगल पर देखकर इमेज लेते हो, ये कौन सा एंगल है, ओब्लिक। अगर आप इस ऐसे देखकर इमेज बनाओगे तो सोहर्स बनेगा। मॉलिक्यूल को सामने से देखकर इमेज बनाओगे तो न्यूमैन बनेगा। ये तो क्लियर हो गए हैं। अब हमारे सामने है कि फिशर प्रोजेक्शन, तो फिशर में कैसे देखा जाता है। अच्छा, एक कार्बन पर कितने वेज हो सकते हैं, एक, और कितने डैश हो सकते हैं, ये बेवकूफी है आपकी, ऐसा कुछ भी मैंने लिखवाया क्या, मैंने बोला क्या, वेज का मतलब टुवर्ड्स द, डैश का मतलब अवे फ्रॉम द, बस इतना ही बताया है मैंने। हालांकि बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं एक कार्बन पर एक वेज एक डैश, क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप देखना, धीरे धीरे चलोगे तो आपकी नॉलेज काफी लोगों से ज्यादा हो जाएगी। ये मॉलिक्यूल है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। इस मॉलिक्यूल को ऐसे ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। जो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं उनके रेफरेंस में बातें होंगी, जो नहीं बैठे हैं वो टीवी में देखें, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे ऑब्जर्व किया जाए तो आप बताइए, ब्लू वाला एटम आपके लिए कौन सी लाइन पर है, सॉलिड, ना तो आपसे दूर है ना आपसे नजदीक। रेड वाला सॉलिड, पर्पल वाला जो यहां से ऑब्जर्व करा है, पर्पल वाला टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वेज, और आपका येलो वाला डैश। तो राइट नाउ आप जब मॉलिक्यूल को ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो मॉलिक्यूल आपको सॉलिड एंड वेज डैश में दिख रहा है। ये सॉलिड लाइन पर, सॉलिड लाइन पर, सॉलिड लाइन पर, ये वेज पर और ये डैश पर, पक्का। राइट नाउ आपको कितना वेज दिख रहा है, राइट नाउ एक, कितना डैश दिख रहा है, आप इधर से हैं, इधर खड़े हुए ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि चलो दोस्तों इस मॉलिक्यूल को ऐसे ऑब्जर्व करो, ऐसे, अभी भी आप यहीं पर हो, ऐसे ऑब्जर्व करो। अब आप बताओ, पर्पल और येलो दोनों आपकी तरफ है, तो कितने वेज हो गए। और बताओ ब्लू और रेड आपसे कहां जा रहे हैं, कितने डैश हो गए। तो इस कार्बन पर दो क्या हैं और दो क्या हैं, पूरा मॉलिक्यूल वेज डैश में दिख रहा है। पूरा मॉलिक्यूल किस में दिख रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन। तो अपने लेक्चर आने से पहले, टेलीग्राम पर आने से पहले की बात है, बहुत सारे लोग बोलते थे एक वेज एक डैश, फिर उनको पता चला, तो अब मुझसे भी ज्यादा चिल्ला के बता रहे हैं उस बात को कि समझो समझो, मेरे भी कई साल निकल गए हैं, मुझे भी अभी पता चला है, तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। तो जब आप मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि मॉलिक्यूल आपको केवल किस में दिखे, वेज एंड डैश, तो आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे ब्लू और आपका जो है, सॉरी, पर्पल और येलो आपके लिए वेज, ब्लू एंड रेड आपके लिए, ये तो आपको रियल मॉलिक्यूल दिख रहा है। अब मैं यहां से हटा लू, ध्यान से सुनना, ये हटा दिया मैंने दोनों एटम्स को। अब आपके सामने ये देखो गौर से, ये दोनों आपके लिए क्या है, वेज। और मैं बोलूं दोस्तों, इसका इसका आपको क्या करना है, इसका आपको इमेज बनाना है। तो ये दोनों क्या है बताओ आपके लिए, वेज। इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी, स्ट्रेट, कैसे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो मैंने क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वेज को, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, क्योंकि ये रियल है और वो उसकी इमेज है। जैसे ये हैं दोनों उंगलियां, बताओ क्या है आपके लिए, क्या है, वेज। और मैं बोलूंगा इसकी इमेज बनाओ, तो इमेज आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है फिशर में, मतलब वो एटम्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हैं। क्लियर। आइए दूसरे तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसे देखने के लिए कहूं, ऐसे, यूं देखो, यूं बताओ, यूं देखो, तो ये दोनों एटम आपसे दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो दोनों किस पर हैं, डैश। और मैं बोलूं कि आप इसकी क्या बना दो, इमेज, क्या बना दो, इमेज। तो जब आप इमेज बनाओगे तो आपके सामने एक
वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन कहां जाती है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां आती है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। दोस्तों आइए वापस से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कार्बन है, क्लियर। यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है H, यहां पर भी लगा हुआ है H, यहां पर भी लगा हुआ है H, यहां पर भी लगा हुआ है H। तो ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, सिंपल सा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को जैसा मैंने बताया था वैसे ऑब्जर्व करना आपको सिखा दूं, वैसे ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है सर? कि अगर मैं इसको पूरे मॉलिक्यूल को किस फॉर्म में देखूं, वेज और डैश, तो आपको कितने वेज दिखेंगे बताओ? 2। और कितने डैश दिखेंगे बताओ? 2। अगर मैं बोलूं दोस्त इस मॉलिक्यूल को ऐसे ऑब्जर्व करो, ऐसे, क्लियर, तो आप बताओ ये दोनों क्या दिखेंगे आपको? वेज। तो मैं इस पर ऐसे बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? यहां पर हाइड्रोजन वेज पर, यहां पर भी हाइड्रोजन वेज पर, तो ये दोनों हाइड्रोजन कहां दिख रहे हैं? वेज पर। और आप बताइए यहां पर जो हाइड्रोजन है ये कहां दिखेगा आपको? डैश पर। और ये हाइड्रोजन भी कहां दिखेगा? डैश पर। आप इसको एक बार विजुलाइज करो, इमेजिन करो, आप इसको हटा लो और इसको देखकर बताओ। अगर मैं इस हाइड्रोजन पर लिख देता हूं 1, इस पर लिख देता हूं 2, 3 एंड 4, तो आप बताओ मुझे 1 और 3 कहां पर है? तो आप बोलोगे 1 और 3 ऐसे प्लेन से बाहर मेरी तरफ है। ये विजुलाइज होना चाहिए, ऐसे हैं 1 और 3 प्लेन से आपकी तरफ आते हुए। और मैं पूछूं 2 और 4 कहां है? तो आप बोलोगे प्लेन से दूसरी तरफ जाते हुए, मुझसे दूर। और मैं कहूं अब इसकी इमेज ले लो, क्या ले लो? इमेज। तो आप बताइए जब आप इसकी इमेज लोगे तो आपका ये तो क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। आप गौर से देखिए, अगर आप इसकी इमेज लोगे तो ये तो क्या बना के देगा? हॉरिजॉन्टल। और वो क्या बना देगा? वर्टिकल लाइन। तो ये आपके सामने बना कर देगा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपको बना कर देगा वर्टिकल लाइन। आप बताओ मैंने सही लिखा था कि नहीं लिखा था? ओरिजिनली ये दोनों एटम कहां थे? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वेज पर थे कि नहीं थे? तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है दोस्त, बताओ जल्दी से? टुवर्ड्स द, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये सब मॉलिक्यूल को देखने का तरीका है, हमें मालूम होना चाहिए। आइए मैं एक मॉलिक्यूल आपको फिशर में बना के दे रहा हूं, आप उसको वेज डैश में बना के देना मुझे, ठीक है? मैंने एक मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है CHO, यहां पर लिखा हुआ है CH2OH, यहां पर लिखा हुआ है OH NH। आप इस पूरे मॉलिक्यूल को वेज एंड डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बताओ ये कार्बन नंबर 1, बताओ ये कौन है? कार्बन। और ये कार्बन नंबर 3, सही बात है। तो बताओ कार्बन नंबर 2 को ऐसे बना सकता हूं मैं। आप बताओ ये दोनों एटम किस पर हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये कहां पर थे ओरिजिनली? वेज पर। वेज का मतलब आपकी तरफ। रियल में अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों एटम मेरी तरफ आ रहे हैं, क्लियर। और बताओ ये वाले दोनों कहां जा रहे हैं? आपसे दूर। CHO यहां है एंड CH2OH भी यहां है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो ये आपके सामने फिशर है, मतलब ये रियल मॉलिक्यूल था और ये इसकी क्या बना दी है आपने? इमेज। और इसी को ही क्या बोलते हैं दोस्त? फिशर। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? अब इस जैसे क्वेश्चंस में अगर इसका आयुपैक नेम पूछे तो यही है, आपको पता है ये कार्बन चेन है, तो बहुत आसानी से नाम लिखा जा सकता है। जल्दी से सुलटा दीजिए, आगे बढ़ूंगा। एकदम बिल्कुल बेसिक से बातें बताई हैं। किसमें? वो तो हम कितनों को दिखाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। हमें मेनली किसको दिखाना था? इस वाले पार्ट को दिखाना था। अभी इस कार्बन पर क्या है वो हमने दिखाया ही नहीं। हमें केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर क्या है वो बताने हैं। जैसे अगर मैं इसको एक पूरा क्या मान लेता हूं? ग्रुप। इसको भी पूरा एक मान लेता हूं, इसको भी पूरा एक, तो अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों मुझसे दूर जा रहे हैं और ये दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं। ये विजुलाइज होना चाहिए। अगर ये विजुलाइज नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। जैसे आप जा रहे हैं और कहीं पर ऐसे पी लिख कर क्रॉस लगा हुआ है तो आपको देखते समझ में आना चाहिए कि यहाँ पार्किंग नहीं करनी। तो इसको देखते समझ में आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये ऐसा है, कुछ मेरी तरफ आ रहे हैं। वर्टिकल लाइन का मतलब ये मुझसे दूर जा रहे हैं। ये तो एक इमेज है, रियल मॉलिक्यूल तो कुछ और रहा होगा। आपने लिखा है ना फिशर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब इमेज। हालांकि एनसीईआरटी ने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है पर फिर भी मैंने आपको बताया है, इससे चीजें आसान रहती है। सुलटा दिया है सभी ने?
तो अगर कोई मॉलिक्यूल फिशर में लिखा हुआ है तो क्या हम विजुलाइज कर सकते हैं? फिशर हमेशा ही कौन सी कन्फर्मेशन को बताता है? एक्लिप्स्ड। हमेशा अगर फिशर है तो बाय डिफॉल्ट मानकर चलो कन्फर्मेशन कौन सा है? एक्लिप्स्ड। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? पक्का? चलिए आगे बढ़ सकता हूं। देखो जो पीछे लिखा था वो आपको क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वर्टिकल अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो कई बार हम बताते नहीं, बच्चा याद करता रहता है। याद नहीं किया जा सकता इसको, सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने आएगा। एनसीईआरटी ने नाम लिखा है, डेफिनेशन भी लिखा है, और जेईई मेंस में उस पर बेहतरीन क्वेश्चन भी आया है, एंड दैट इज डाइहेड्रल एंगल। आपने नाम जरूर सुना होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल, कई बार हम इसको टॉर्सनल एंगल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? टॉर्सनल एंगल के नाम से भी जानते हैं। आपके लेवल पर कोई फर्क नहीं है। कई बार हम इसको एंगल ऑफ रोटेशन भी बोल देते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। और इसको किससे लिखते हैं हम नॉर्मली? थीटा से। किससे लिखते हैं? थीटा से। तो डाइहेड्रल एंगल बोल दो, टॉर्सनल एंगल बोल दो, या फिर एंगल ऑफ रोटेशन बोल दो। ठीक है, आइए मैं कुछ पैरामीटर्स आपको समझाता हूं। क्या समझाता हूं? कुछ पैरामीटर्स। मान लीजिए मुझे बॉन्ड लेंथ डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? बॉन्ड लेंथ। क्लियर? बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करने के लिए बताओ मिनिमम मुझे कितने एटम चाहिए? मिनिमम मुझे कितने एटम चाहिए? 2। जैसे मान लो मैं Cl2 की बात करना चाहूं तो Cl, और ये हमारे सामने कौन है? Cl। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। क्लियर? यानी कि दो बॉन्ड्स के बीच में जो बना हुआ बॉन्ड है उसकी क्या रहने वाली है? लेंथ। तो 2 एटम आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे कम से कम मान लो A और B, अकेला एटम अगर है तो बॉन्ड लेंथ कभी भी डिफाइंड नहीं है। तो 2 एटम इसको डिफाइन करने के लिए चाहिए। दूसरा आपके सामने आता है बॉन्ड एंगल। क्या आता है? बॉन्ड एंगल। क्लियर? हालांकि ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने एटम्स चाहिए? बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने एटम्स चाहिए? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, एंड दोज बॉन्ड्स मस्ट बी फॉर्म्ड एट द सेम एटम। जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने X और A के बीच में बॉन्ड है, और ये X और B के बीच में बॉन्ड है। तो अगर मैं बॉन्ड एंगल जानना चाहूं तो इसको आप ऐसे बोलोगे, BXA बॉन्ड एंगल। क्लियर? यानी कि इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में क्या एंगल है? तो ये जो आपका एंगल रहने वाला है दिस इज बॉन्ड। तो इसको डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने एटम्स चाहिए? मिनिमम आपको 3 एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। और बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स हैं जो कि सेम एटम पर ही बना हुआ है। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूं, आपसे पूछा जाए H2O में बॉन्ड एंगल कितना है, तो आप बताओ H2O यही होता है कि नहीं होता है? तो आप देखो, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच के एंगल की बात कर रहा है, और ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन पर बने हुए। आगे बात समझ में? जैसे आपसे कई बार बोल देता है कि भाई मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल बताओ, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी बॉन्ड्स बने हैं वो सारे किस पर बने हैं? कार्बन पर। तो इसका मतलब है कि इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल की बात कर सकता है। इसका मतलब है इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल की बात कर सकता है। इसका मतलब है कि इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल की बात कर सकता है। लेकिन खास बात यह है कि जो भी बॉन्ड आप ले रहे हो वो कार्बन पर ही बने। तो जो बॉन्ड होता है बॉन्ड एंगल में वो एक एटम पर बना होना चाहिए, अलग अलग एटम पर नहीं होना चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ वर्ड आपको क्लियर है? इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 एटम। बॉन्ड एंगल क्लियर है आपको? एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स विच आर अटैच टू द सेम एटम, एक एटम पर बना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल को थोड़ा सा समझने के लिए अगर आपने ये नहीं समझा तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। पहले पॉइंट्स आप लिख दीजिए, क्योंकि ये सारे डिटेल में आपको आईओसी में बताए जाएंगे, और इतना आईओसी आप पढ़ चुके हैं। ऐसा मत बोलना कि नहीं सर हम +1 +2 बिल्कुल भी साइंस से नहीं पढ़े हैं, हम कॉमर्स में थे। फिर हमने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी,
और हम दौड़े दौड़े चले आए यहां पर कि हम भी डॉक्टर बनेंगे। सुलटा दिया है। अब सुलटा है क्या? चलिए, अब हमारे पास डेफिनेशन आएगी किसकी? डाइहेड्रल एंगल की। जो जे मेंस ने क्वेश्चन पूछा था ना दोस्त, पता है वो किस पर बेस्ड था? दैट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन डेफिनेशन। दैट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन डेफिनेशन। आप समझो अभी तक हमारा टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि सीधा टॉपिक सुलटा देंगे तो टॉपिक में बस पीवाईक्यू बनेंगे, क्वेश्चन घुमा तो नहीं बनेगा। लेकिन डाइहेड्रल एंगल के सामने डेफिनेशन, इट इज द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट प्लेन्स। इट इज द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट प्लेन्स। अंडरलाइन द वर्ड प्लेन्स। ये बॉन्ड्स के बीच का एंगल नहीं है, ये प्लेन्स के बीच का एंगल है। इट इज द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट प्लेन्स। इट इज द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट प्लेन्स कंटेनिंग ऐसे लिखना है, कंटेनिंग एक्स सी सी एंड सी सी वाई बॉन्ड्स। समझाऊंगा थोड़ी देर में, आपको समझ में आएगा। इट इज द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट प्लेन्स कंटेनिंग एक्स सी सी एंड सी सी वाई बॉन्ड्स। जिन प्लेन्स में ये बॉन्ड्स आ रहे हैं, उन प्लेन्स के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या कहते हैं? डाइहेड्रल एंगल। और इसको डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने एटम चाहिए? 4। 3 में डिफाइंड ही नहीं है, मिनिमम 4 एटम चाहिए। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड, यहीं से आता है जुगाड़। आइए बात करते हैं डाइहेड्रल एंगल की। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है नहीं, कुछ से पैसे बनी हुई है क्या इसके अंदर ऑलरेडी? चलिए कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। पहले मुझे बनाने देना, ठीक है? अच्छी बनेगी तभी तो तुम बनाओगे, अगर अच्छी नहीं बनी तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो राक्षस पहले वाह वाह करने लग जा, इसका मतलब तू बनने नहीं देगा। अभी तो आधी जनता ये देख रही, तू बनाना क्या चाह रहा है ये तो बता। बुक बनाना चाह रहा हूं मैं। तुम्हें कैसा भी दिखाई दे उससे कोई फर्क, तुम्हें मेरी नजर से ही देखना है। चलिए मेरे हिसाब से ये अब एक बुक बन चुकी है। क्लियर? हाँ, इस तरीके से। ए कभी कभी सम्मेलन बैठे हो क्या राक्षस? ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बुक टाइप दिखाई दे रही होगी, ओपन बुक। अब इसमें हम जो बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं। इसमें 2 प्लेन्स हैं। देखो एक प्लेन तो आपका ये वाला है, ये वाला जो प्लेन है, इधर से अगर मैं इसको कलर से दिखा दूं तो एक प्लेन में तो आपका ये वाला पूरा हिस्सा है, ये प्लेन। ठीक है, बुक के थ्रू दिखाऊंगा। दूसरा प्लेन जो आप लोगों के सामने है वो ये वाला है। मतलब जो पेज है बुक के, एक प्लेन में एक खुला हुआ और दूसरे प्लेन में दूसरा। अब ध्यान से सुनिए, हमने जो बातें की हैं हम उससे रिलेटेड बात करते हैं। ये हमारे सामने कौन है? कार्बन। ये हमारे सामने कौन है? कार्बन। यहां पर जो बॉन्ड बना है वो एक्स के साथ बना है, और यहां पर जो बॉन्ड बना है वो वाई के साथ। तो देखो, आपका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो तो कॉमन है। ये वाला जो पार्ट है ये दोनों प्लेन्स के बीच में क्या है? कॉमन। तो आपका देखो कौन से बॉन्ड की बात कर रहा है? एक्स कार्बन और कार्बन बॉन्ड एक प्लेन में है ये। और दूसरा अगर अपन बात करना चाहें, कार्बन कार्बन एंड वाई,
ये दूसरे प्लेन में है। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है, दिस इज द डाइहेड्रल एंगल। यहां पर जो बातें हो रही हैं थीटा, इस थीटा को हम बोलते हैं दोस्त कौन सा एंगल? डाइहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल एंगल। क्लियर? चलिए इसको समझने की बात करते हैं। एक बार मुझे नोटबुक दे दो। जैसे जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। ये जो आप लोगों के सामने है, ये कुछ इस प्रकार से है, यूं। आप इसको ऐसे देखो, यूं। अगर मैं बात करूं ऐसे और मैं बोलूं बताओ इन दोनों प्लेन्स के बीच में राइट नाउ एंगल कितने का है, तो आप क्या बोलोगे? 90 डिग्री। क्लियर? अगर मैं बोलूं दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल कितना है, यू विल से 0 डिग्री। राइट नाउ 90 डिग्री। राइट नाउ 180 डिग्री। तो आप ऐसे समझो कि ये जो है ये तो कॉमन है, तो यहां पर एक कार्बन, यहां पर दूसरा कार्बन। एक्स जो आपका है वो इस प्लेन पर है और वाई जो है वो उस प्लेन में है। तो आप देखो ये दो डिफरेंट प्लेन्स के बीच का एंगल है, जिनमें एक प्लेन में तो बॉन्ड आ रहे हैं एक्स सी सी और दूसरे प्लेन में बॉन्ड आ रहा है सी सी वाई। तो ये दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। या फिर आप ये भी कह सकते हो ये बॉन्ड्स के बीच का एंगल है, पर ये दोनों बॉन्ड एक ही एटम पर नहीं है। गौर से देखो, ये वाला बॉन्ड किस पर है? अगर इसको कार्बन नंबर 1 और इसको कार्बन नंबर 2 दे दूं, तो सी एक्स बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर है और ये सी वाई बॉन्ड कार्बन नंबर, अलग अलग बॉन्ड्स के बीच पर जो है उनके बीच का एंगल है, पर वो बॉन्ड्स आपके जिन एटम्स पर बने हैं वो एटम कैसे हैं? एडजेसेंट। क्लियर? तो पहले आप इतना लिखिए, फिर धीरे धीरे आपको और क्लियरिटी लाऊंगा। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि कई बार डेफिनेशन में छील के चला जाता है स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हम तिगड़मबाजी से पढ़ते हैं, डेफिनेशन ही नहीं आती हमको, और हम क्या मिलते हैं? साफ। हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हम अगली बार पढ़ा देते हैं। जो रिपीटर होता है उसी मास्टर से पढ़ रहा होता है, उसको पता है पिछली बार तो नहीं थे इसके नोट्स में बातें, इस बार आ गई हैं। पर मैक्सिमम ये होता है जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो मास्टर बदलता है, पहले ही दूसरे मास्टर के पास जाता है और उसको लगता है शायद इसने तो ये पढ़ाया ही होगा पिछले साल। नहीं नहीं, अलग अलग कार्बन पर। कार्बन 1 पर एक्स है, कार्बन 1 पर एक्स है, 2 पर वाई है। अभी आप एक बार नोट करें, आपको थोड़ा सा डाइहेड्रल एंगल का और अच्छा व्यू दिखाएंगे। सुलटा दिया है। सो डेफिनेटली इट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, प्लेन के बीच का एंगल है ये। और इसको डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने एटम्स चाहिए? मिनिमम एटम्स 4, मिनिमम बॉन्ड चाहिए 3, तो 3 बॉन्ड तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। एटम कितने चाहिए? 4। आइए डाइहेड्रल एंगल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है। यहां पर मैं बात करना चाहूं तो यूं है ये मामला, देखो ये ऐसे है जो मैं आपको बता रहा। क्लियर? मान लीजिए इसको प्लेन को थोड़ा सा इधर ले आऊं, तो देखो आपका जो है येलो ब्लैक ब्लैक एक प्लेन के अंदर है और ये प्लेन ये है, ठीक है। फिर देखो ब्लैक ब्लैक एंड ब्लू दूसरे प्लेन में है और ये प्लेन ये है। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज द डाइहेड्रल एंगल। अगर हम इसको आपको सामने से ऑब्जर्व कराने की कोशिश करें तो देखो ये आपका जो नीचे वाला एटम्स हैं वो देखो कौन से प्लेन में आ गए हैं? हॉरिजॉन्टल। ये क्लियर? तो ये तीनों एटम तो इस प्लेन में है और बाकी के तीनों एटम्स को अगर मैं बात करना चाहूं तो देखो कौन से प्लेन में है? आपके वर्टिकल। तो राइट नाउ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज 90 डिग्री। तो ये दो प्लेन्स के बीच का एंगल है। यहां आप ऐसे समझो ये बॉन्ड्स के बीच का एंगल है, पर ये बॉन्ड सेम एटम पर नहीं, एडजेसेंट पर है। जैसे ये आपका कौन सा बॉन्ड हुआ बताओ? ब्लैक एंड येलो। ये कौन सा है? ब्लू एंड ब्लैक। तो देखो अभी हाल फिलहाल इन दोनों को अगर आप गौर से देखोगे तो जिस प्लेन में ये बॉन्ड है उसी प्लेन में ये बॉन्ड है एंड द एंगल इज 0 डिग्री। तो इन दोनों के प्लेन्स के बीच में एंगल कितना है? 0। राइट नाउ इन दोनों के प्लेन्स के बीच में एंगल कितना है? 90। सो दिस इज द डाइहेड्रल एंगल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो ये प्लेन्स के बीच का एंगल है, पर आपको इधर से देखने की जरूरत नहीं है। ये सबसे इजीली व्यू किया जाता है किसमें? न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो एक स्टार लगाकर पॉइंट लिखिए।
Dihedral angle is best observed in Newman projection. Dihedral angle is best observed in Newman projection. Dihedral angle is best observed in Newman projection. अगली लाइन से लिखिए. It is the angle between the, अगली लाइन में लिखिए, it is the angle between the front carbon hydrogen bonds. It is the angle between the front carbon hydrogen bonds. It is the angle between the front carbon hydrogen bonds and back carbon hydrogen bonds. It is the angle between the front carbon hydrogen bonds and back carbon hydrogen bonds. Front carbon hydrogen bonds and बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है कौन से वाली प्रोजेक्शन के अंदर, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर, उसी को ही हम क्या कहते हैं, आपका डाइहेड्रल एंगल. दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ही बढ़िया तरीके से. इधर देखो, ऑब्जर्व करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में. किसमें ऑब्जर्व करते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन. आप बताओ न्यूमैन प्रोजेक्शन 3D है या 2D है? प्रोजेक्शन 2D. अगर मैं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों बॉन्ड्स में, बताओ इन दोनों बॉन्ड्स में एंगल कितने का है? 90. तो आप दिमाग से पैदल, 9/10 भी ठीक से नहीं पढ़ा है तुमने, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तब होता जब ये दोनों बॉन्ड, अगर अब 90 का है तो अब क्या है? अब है 90. तो क्योंकि ये तो दो अलग अलग एटम्स पे है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अभी किस में है? 3D में. अभी ये एंगल 90 नहीं है. अब ये कह सकते हो एंगल बिटवीन द प्लेन्स 90 है. कौन कौन सा? एक तो आपका ये वाला प्लेन है और एक आपका ये वाला प्लेन है. तो प्लेन्स के बीच में एंगल 90 है, बॉन्ड्स के बीच में एंगल 90. लेकिन अगर मैं पूछूं, इधर से ध्यान से सुनिए, अगर ये आपके सामने गिवन है और मैं इसकी क्या बना लेता हूं? इमेज. बताओ इमेज में एंगल कितने का दिखेगा? क्योंकि इमेज में तो दोनों एक ही हो जाएंगे. सही बात है कि नहीं है? और न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है? इमेज ही तो है. तो कहता है न्यूमैन में तो इमेज दिखता है सीधा, बॉन्ड्स के बीच में एंगल देख लो. जैसे ध्यान से सुनिए, ये आपका कौन सा कार्बन बना दिया है मैंने? फ्रंट कार्बन. ये कौन सा कार्बन बना दिया मैंने? बैक कार्बन. तो ये मेरे सामने फ्रंट कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है? बैक. इसका मतलब बॉन्ड के जस्ट पीछे क्या है? बॉन्ड. आप बताइए, अभी देखो बॉन्ड के जस्ट पीछे क्या है? बॉन्ड. तो आप ये कह सकते हो दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री. या फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन में इन दोनों बॉन्ड्स में एंगल कितना दिखेगा? 0. न्यूमैन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में क्या हो जाएगी? इमेज. तो आपको तो सामने से एक लाइन दिखेगी. तो कहता है न्यूमैन में सीधा देख लिया करो. ये कौन सा बॉन्ड हो गया आपका? बताओ. बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. ये कौन सा बॉन्ड हो गया? बताओ आपका फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. और दोनों बॉन्ड्स के बीच में अभी आपको एंगल कितना दिख रहा है? 0 डिग्री. तो आप यहां पर कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ध्यान से सुनते हुए जाइए. मान लीजिए ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से है. कौन सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? बताओ. फ्रंट. यहां पर सर्कल से मतलब कौन सा है? बैक. आप बताओ इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? 180. तो बोल दो डाइहेड्रल एंगल इज 180. तो कहता है इट इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन, किस में देखा जाता है? ये न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर. क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन में प्लेन्स देखने की जरूरत नहीं है. जो प्लेन के बीच में होता है वो डायरेक्ट एंगल कहां पर चला जाता है? बॉन्ड्स के बीच में. ध्यान से सुनो, अगर ये आप लोगों के सामने बना हुआ है तो एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है. बताओ प्लेन्स के बीच का एंगल कितना है? 180. और इमेज बनाऊंगा तो इमेज में इन बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना आएगा? क्योंकि ये सीधा यहीं जाकर तो बनेगा इमेज में, एक पर ही तो बनते हुए दिखेंगे. तो कितने का दिखेगा? 180. तो कहता है सीधा किस में देखो? न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखो. मैं न्यूमैन से बता सकता था डायरेक्ट, पर कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती स्टेटमेंट में तो हम क्या मिलते? साफ मिलते. तो ओरिजिनलिटी तो हमें मालूम होनी चाहिए कि ये एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है. क्या है? 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है. बॉन्ड लेंथ 2 डायमेंशनल, बल्कि वो तो लीनियर हो गई. बॉन्ड एंगल 2 डायमेंशनल, डाइहेड्रल एंगल 3 डायमेंशनल. दो अलग अलग प्लेन्स के बीच का एंगल है. बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास. आपका टेस्ट सिलेबस आपको मालूम है, आईयूपैक नेमिंग तक ही है. क्लियर? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया था. ठीक है, तो उनके बैकअप क्लास वगैरह लगे हैं. बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करके आए नोटबुक को, टेस्ट अच्छा जाएगा.
नहीं नहीं